अतुल सुभाष नाम तो याद होगा ना आपको। 9 दिसंबर 2024 को पत्नी की प्रताड़ना से दुखी होकर और हमारी न्यायिक प्रणाली से थक हार कर एक वीडियो बनाने के बाद अपने जीवन लीला समाप्त कर दी थी। वक्त कितना तेजी से निकल रहा है, इसका अंदाजा भाग दौड़ भरी जिंदगी में आम इंसान को नहीं हो पाता है। ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात है। आज की युवा पीढ़ी में विशेषकर लड़कियां सोशल मीडिया से इतना प्रभावित हैं कि वो शादी करके पति के साथ घर बसाने की बजाय केवल मौज मस्ती और ऐश आराम ज्यादा ढूंढती हैं, पति नहीं। अतुल सुभाष ने 9 दिसंबर को अपनी जान देने से पहले 81 मिनट का एक वीडियो रिकॉर्ड किया था और 24 पन्नों का एक नोट छोड़ा था। उस नोट में उनकी अंतिम ख्वाहिश थी कि जब तक अदालत से उचित न्याय न मिले उनकी अस्थियों का विसर्जन न किया जाए। परिवार ने उनकी इस आखिरी इच्छा का सम्मान करते हुए अस्थियों को घर पर एक पोटली में रखा हुआ है। चार्जशीट दाखिल करने में 8 महीनों की देरी हुई और पहली सुनवाई भी 1 साल से अधिक समय तक टली रही। सवाल यह है कि क्या अब इंसाफ मिलेगा और क्या अतुल की अंतिम इच्छा पूरी की जा सकेगी? क्या हमारी न्याय प्रणाली की लचर व्यवस्था कभी समाप्त होगी और न्याय के इंतजार में बैठे हुए लोगों को समय पर न्याय मिल पाएगा? कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर दीजिए। यह एक अत्यंत गंभीर और संवेदनशील विषय है जिसमें कानूनी प्रणाली की जटिलताओं, मानसिक उत्पीड़न और एक व्यक्ति द्वारा लिए गए दुखद निर्णय को दर्शाया गया है। इसका उद्देश्य किसी वास्तविक घटना, व्यक्ति या संस्था से मेल खाना नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल इस दुखद घटना के संभावित कारणों को एक कहानी के रूप में प्रस्तुत करना है। 9 दिसंबर 2024 की काली रात। आज 9 दिसंबर 2025 है। ठीक 1 साल पहले बेंगलुरु में एक चमकती हुई आईटी कंपनी में काम करने वाला 35 वर्षीय अतुल सुभाष ने आत्महत्या कर ली। उसके पीछे छूटा एक नोट उसकी दुखद कहानी बयान कर रहा था। एक ऐसी कहानी जो न्यायपालिका की धीर गंभीर दीवारों के पीछे चल रहे भावनात्मक संघर्षों को उजागर करती है। अतुल का जीवन कानूनी युद्ध के कारण 1 साल पहले ही तबाह हो चुका था। उसकी पत्नी द्वारा दायर किए गए एक मुकदमे, संभवतः घरेलू हिंसा या गुजारा भत्ता से संबंधित, और ससुराल वालों द्वारा निरंतर मानसिक प्रताड़ना ने उसे इस कगार पर धकेल दिया था। अतुल के लिए कोर्ट रूम न्याय का मंदिर नहीं बल्कि एक अंतहीन कारागार बन चुका था। एक झूठे आरोपों का डर। अतुल का मानना था कि उसके खिलाफ दायर केस दुर्भावनापूर्ण और झूठा था। लेकिन भारत के वैवाहिक कानूनों की जटिलता ऐसी है कि पुरुष अक्सर खुद को बेकसूर साबित करने के लिए जूझते रह जाते हैं, जबकि उन पर सामाजिक और कानूनी दबाव बढ़ता जाता है। केस 1 साल से अधिक समय से चल रहा था, लेकिन कोई ठोस प्रगति नहीं थी। हर तारीख पर वकील की फीस, कोर्ट के चक्कर और फिर अगली तारीख। इस अनिश्चितता ने उसकी प्रोफेशनल लाइफ और मानसिक शांति दोनों को नष्ट कर दिया। अतुल ने अपने नोट में उल्लेख किया था कि केस वापस लेने या समझौता करने के लिए उससे और उसके परिवार से अत्यधिक धन, एक्सटॉर्शनेट अमाउंट की मांग की जा रही थी। ये आर्थिक दबाव कानूनी खर्चों के साथ मिलकर उसे तोड़ रहा था। अतुल की सबसे बड़ी निराशा अदालत के रवैये से थी। उसने अपने नोट में स्पष्ट किया था कि उसने जज के सामने बार बार अपनी बेगुनाही, अपनी मानसिक पीड़ा और अपने पक्ष के सबूतों को रखने की कोशिश की। जज द्वारा न्याय नहीं दिए जाना अतुल की दृष्टि में, अतुल का मानना था कि कोर्ट उसकी वित्तीय और मानसिक पीड़ा को नजरअंदाज कर रहा था। कोर्ट के आदेश, खासकर अंतरिम भत्ते या त्वरित सुनवाई न होने के संबंध में, उसे केवल प्रतिवादी, डिफेंडेंट के रूप में देखते थे, न कि एक पीड़ित व्यक्ति के रूप में। वैवाहिक मामलों में अक्सर मामले की प्रकृति और तात्कालिकता के कारण कोर्ट त्वरित निपटान के बजाय संतुलन बनाने का प्रयास करता है। लेकिन अतुल को लगा कि इस प्रक्रिया में उसकी भावनात्मक और आर्थिक बर्बादी को अनदेखा किया जा रहा था। लगातार पैसे की मांग और न्याय की अनदेखी ने अतुल को यह विश्वास दिला दिया कि सिस्टम केवल प्रभावशाली लोगों या पैसे वालों के लिए काम करता है। 9 दिसंबर 2024 की रात अतुल ने अपने जीवन के अंतिम 10 मिनट शायद इसी कोर्टरूम के चक्रव्यूह के बारे में सोचते हुए बिताए होंगे। उसने समझा कि ये लड़ाई कानूनी नहीं बल्कि आर्थिक और भावनात्मक रूप से समाप्त हो चुकी है। अब उसके पास अपनी आत्मसम्मान और अपनी बचत को बचाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने लिखा, जब न्याय ही उत्पीड़न बन जाए तो मुक्ति ही अंतिम विकल्प होती है। मैं इस धीमी मौत और अपमान को स्वीकार नहीं कर सकता। ये घटना केवल अतुल की व्यक्तिगत त्रासदी नहीं है बल्कि हमारे समाज और कानूनी व्यवस्था के उन अंधेरे कोनों की तरफ इशारा करती है जहां वैवाहिक विवादों का दुरुपयोग पुरुषों या किसी भी पक्ष को मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए किया जाता है। न्यायिक प्रक्रिया में विलंब, पैसे की मांग और एक तरफा दृष्टिकोण की आशंकाएं ऐसे हजारों लोगों को आत्महत्या के कगार पर ला सकती हैं। अतुल की कहानी एक चीख है। कानूनी प्रक्रिया में केवल कानून का पालन ही नहीं बल्कि मानवता और त्वरित निष्पक्ष सुनवाई भी जरूरी है ताकि कोई और अतुल सुभाष न्याय के इंतजार में अपनी जान न दे बैठे। यह एक महत्वपूर्ण विषय है। वैवाहिक विवादों में कानूनी प्रक्रिया की जटिलताओं और कथित दुरुपयोग के कारण भारत में पुरुषों के अधिकारों और कल्याण के लिए कई संगठन सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। ये समूह आमतौर पर कानूनी सहायता, भावनात्मक समर्थन और जागरूकता फैलाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं,
खासकर उन पुरुषों के लिए जो कानूनों के कथित दुरुपयोग का सामना कर रहे हैं। भारतीय वैवाहिक कानून और पुरुषों के अधिकार। 1. कानूनी प्रावधान जिनकी अक्सर चर्चा होती है। आईपीसी की धारा 498A, दहेज उत्पीड़न। ये धारा दहेज के लिए किसी महिला के प्रति क्रूरता के मामले में है। यह एक गैर जमानती, नॉन बेलेबल और संज्ञेय कॉग्नाइजेबल अपराध है। पुरुषों के अधिकार समूहों का तर्क है कि इसका अक्सर दुरुपयोग किया जाता है, जिससे निर्दोष पतियों और उनके परिवारों को तत्काल गिरफ्तारी और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 डीवी एक्ट ये महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान करता है। हालांकि पुरुषों के समूह तर्क देते हैं कि इस अधिनियम का भी इस्तेमाल गुजारा भत्ता और निवास के आदेश प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है, जिससे पुरुषों को अपने घरों से बेदखल किया जा सकता है। गुजारा भत्ता मेंटेनेंस CRPC 125 हिंदू विवाह अधिनियम ये प्रावधान पत्नी को पति से गुजारा भत्ता प्राप्त करने की अनुमति देते हैं। कई पुरुषों को ये बोझ अनुचित लगता है, खासकर अगर पत्नी सक्षम हो या मामला लंबे समय तक खिंचता हो। 2. सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश 498A दुरुपयोग के संबंध में। आईपीसी 498A के दुरुपयोग पर चिंताओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कई बार महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य 2014। इस मामले में कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश दिए कि पुलिस बिना पर्याप्त जांच के 498A मामलों में तत्काल गिरफ्तारी न करे। इसमें गिरफ्तारी से पहले पुलिस अधिकारी के लिए कुछ कारकों पर विचार करना अनिवार्य किया गया। राजेश शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2017, जिसे बाद में आंशिक रूप से बदला गया। इस निर्णय में शुरुआती तौर पर परिवार कल्याण समितियों, फैमिली वेलफेयर कमिटीज के गठन का सुझाव दिया गया था, लेकिन बाद में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 498A संज्ञेय और गैर जमानती ही रहेगा। हालांकि गिरफ्तारी के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। पुरुषों के अधिकारों के लिए कार्यरत संगठन मेंस राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस MROS। ये संगठन कानूनी सलाह, भावनात्मक सहायता और सामाजिक जागरूकता प्रदान करते हैं। संगठन का नाम, मुख्य फोकस कार्य, सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन SIFF। 498A के दुरुपयोग के खिलाफ जागरूकता हेल्पलाइन और कानूनी सहायता समूहों का समन्वय। पुरुष अधिकार संघ। पुरुष अधिकार संघ वैवाहिक कानूनों में लैंगिक समानता की वकालत करना और झूठे मामलों में फंसे पुरुषों को कानूनी मार्गदर्शन प्रदान करना। पितृसत्ता विरोधी पुरुष अधिकार संघ पंपस कानूनी चुनौतियों का सामना कर रहे पुरुषों को परामर्श और समर्थन समूह सपोर्ट ग्रुप्स प्रदान करना। अन्य स्थानीय सपोर्ट ग्रुप। हर बड़े शहर में कई छोटे स्थानीय समूह सक्रिय हैं जो मासिक बैठकें करते हैं और भावनात्मक समर्थन प्रदान करते हैं। इन संगठनों के मुख्य उद्देश्य काउंसलिंग और सपोर्ट, मानसिक तनाव और अवसाद से गुजर रहे पुरुषों को भावनात्मक सहारा देना। कानूनी जागरूकता, पुरुषों को उनके अधिकारों और कानूनी बचाव के विकल्पों के बारे में शिक्षित करना। कानून में बदलाव की वकालत, 498A, घरेलू हिंसा अधिनियम और गुजारा भत्ता कानूनों में बदलाव की मांग करना ताकि वे लिंग तटस्थ, जेंडर न्यूट्रल और दुरुपयोग मुक्त बन सके। अगला कदम, यदि आप या आपके परिचित वैवाहिक विवाद या कानूनी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो पहला कदम एक योग्य और अनुभवी कानूनी सलाहकार, वकील से संपर्क करना होना चाहिए, जो वर्तमान कानून और नवीनतम न्यायिक फैसलों के आधार पर मार्गदर्शन दे सके।